अपने लैंडलॉर्ड के यहाँ पर गया। मिसेस रश्मि रस्तोगी के घर पे मैं जब पहुंचा तो उन्होंने मेरे को कहा कि भैया कैसे आना हुआ। मैंने कि जी ऑफिशियल वर्क था इसलिए आया, सोचा कि आपसे भी मैं मिलता हुआ चल लूं। जब उनको मिला तो उन्होंने मेरे को एकाएक कहा कि मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ। मैं मना नहीं कर पाया, मैंने कहा ठीक है कॉफी पीऊंगा आपकी। कुछ पल बाद मैंने उनके हस्बैंड को देखा। मेरे को उनके हस्बैंड के बारे में काफी कुछ मालूम था। वो एक स्किन डिसीज से जूझ रहे थे और ज्यादातर उनको प्रॉब्लम वो रहती थी, और मेरे को ये मालूम था कि ये डिसीज जो इनको है ये ठीक होने वाली नहीं है। एलोपैथी में इसका बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि एलोपैथी के अंदर मैं खुद इन्वॉल्व था, मेरे को मालूम था कि कहाँ तक इसकी बाउंड्रीज हैं। जब मैंने पूछा कि ये जो भैया का स्वास्थ्य कैसा है, कैसा इनका डिसीज का हाल है, तो भैया मेरे सामने हो गए कि गजेंद्र मेरी डिसीज बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आई शॉक्ड। मैंने कहा कैसे, किसका ट्रीटमेंट लिया, कौन सा मेडिसिन लिया, क्योंकि मेरे को ये पक्का एक विश्वास था कि ये डिसीज जाने वाली नहीं है। तो उन्होंने बड़े उससे मेरे को कहा कि अभी जो मैंने आपको कॉफी पिलाई है ना, वो कॉफी से ही ये डिसीज गई है। ये मेरे लिए बड़ा बोले एक अचंभे वाली बात थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि कॉफी से डिसीज का क्या रिलेशन हो सकता है। मेरे को एक शॉक लगा, मतलब कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से। मैंने कहा क्या बात करती हैं? कहते नहीं, ये कॉफी के अंदर ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि आदमी इनको अगर लेता है तो स्वास्थ्य उसको अच्छा मिलता है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये मैं मन ही मन में सोच रहा था ये निश्चित रूप से किसी ना किसी कोई कंपनी से जुड़ गई हैं और कोई ये प्रोडक्ट को मेरे को प्रमोट करना चाह रही हैं। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा आप स्वस्थ हैं, अच्छी बात है। ये अंदर अंदर मैं समझ नहीं पा रहा था, परंतु मेरे सामने एक रिजल्ट सामने था मेरे, मैं कुछ बोल नहीं सका, परंतु अंदर अंदर मेरे को हंसी भी आ रही थी कि कॉफी से कैसे बंदा ठीक हो सकता है। परंतु रश्मि रस्तोगी जी ने मेरे को फिर बार बार एक जोर देकर ये कहा कि ये कॉफी पीते पीते ही ये ठीक हुए हैं, और मैं विश्वास दिलाती हूँ भैया कि ये कॉफी पीते पीते आप स्वस्थ रहेंगे। आपको जितना वर्क प्रेशर रहता है, मैं देखती हूँ अभी भी आप यहाँ पर आए हैं, करीब 10 फोन आपके आ गए हैं मेरे सामने। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं समझ रहा था मन ही मन में। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कह रहे आप लेना चाहेंगे कॉफी? मैंने कहा हाँ ले लेंगे, दे दीजिएगा। तो एक पैकेट में कॉफी और एक पेस्ट का मैंने उनसे प्रोडक्ट ले लिया। लेने के बाद कुछ नहीं, मैं अपने घर पे आ गया, आगरा आ गया। प्रोडक्ट के बारे में मेरे को बहुत ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, परंतु कॉफी पीने के बाद मेरे को कई बार ऐसा फील होता था कि मैं एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूँ। पेस्ट के अच्छा लगा, टूथपेस्ट गैनोजी जो टूथपेस्ट था वो अच्छा लगा, उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। परंतु मैं अंदर अंदर ये सोचता रहा कि ऐसा इसमें है क्या। प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जानकारी कहीं से मिल नहीं रही थी। पर इसी बीच मेरे को एक मैगजीन आती है रीडर डाइजेस्ट। रीडर डाइजेस्ट में मेरे को एक आर्टिकल मिला, डीएक्सएन टूवर्ड्स हेल्थ। वो पढ़ा तो गैनोडर्मा के बारे में कुछ उसमें दिया हुआ था, पर गैनोडर्मा के बारे में एलोपैथी के में कहीं मेरे को मिला नहीं। मैं कई बार डॉक्टरों से संपर्क मैंने करा, पूछा उनसे जो मेरे बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स थे कि मैंने कहा ये गैनोडर्मा क्या है, कुछ मालूम है क्या इसके बारे में? कहते नहीं हमने कभी नहीं सुना। मैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर एक डॉक्टर मेरे को आगरा में, जिनको मैं अपना ही प्रोडक्ट इम्यूनिटी के लिए लॉन्च करने गया था, मैंने उनको लॉन्च करा, जिसको कि आज की डेट में बहुत ज्यादा लोग इस्तेमाल भी कर रहे हैं। गिलोए जिसको बोलते हैं, इसका बॉटनिकल नेम है टिनोस्पोरा कार्डियोफोलिया। तो मैं उनको अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा था, तो वो मेरे को कहने लगे कि देखो ये आपका जो प्रोडक्ट है ना इम्यूनिटी का, एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ इम्यूनिटी के लिए। मैंने कहा कौन सा प्रोडक्ट दिखा रहे हैं सर? तो यू बिलीव मी, उन्होंने मेरे को आरजीजीएल की बोतल मेरे सामने रख दी। मैं सोचने लगा कि ये क्या, ये डॉक्टर, और वो डॉक्टर छोटा मोटा डॉक्टर नहीं है, ही इज एमडी इन टू से मेरा मतलब है एमडी इन पीडिया एंड एमडी इन मेडिसिन। 2 में एमडी होने के बाद जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मेरा माथा ठनक गया, क्योंकि गैनोडर्मा मेरे लिए नाम अब नया नहीं था। मैं मैगजीन में भी देख चुका था और मैं उसकी कॉफी भी पी चुका था, पी भी रहा था, और साथ में गैनोजी पेस्ट भी मैं इस्तेमाल कर रहा था। पर ठीक है थोड़ा चलता गया। इस बीच में ये जरूर रहा कि रश्मि भाभी जो मेरी लैंडलेडी थी, वो मेरे से लगातार संपर्क में करती रही। कभी प्रोडक्ट के बारे में बताती, कभी प्राइस के बारे में बताती, और कभी गैनोडर्मा के बारे में मेरे को बताती। पर चूंकि 14 साल मैंने फार्मा में ही काम करा, मेरे मॉलिक्यूल, डिसीज, प्रोडक्ट, इस पे ही मेरा हमेशा फोकस रहा, तो मैं बस सुनता था ठीक है। इसी बीच में एक आगरा में
कैंप होने जा रहा था जिसकी मेरे को रश्मि जी ने जानकारी दी। कैंप मेरे लिए बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था क्योंकि जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं था, टाटा ग्रुप में हर साल हमारे कैंप्स होते थे और मतलब एक तरीके से पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाई एक जिसको कह सकते हैं, वो हमारा एक 1 वीक का प्रोग्राम टॉप टू बॉटम चलता है। ये टाटा सन्स का एक कल्चर है। तो मेरे को कैंप के बारे में बहुत ज्यादा इतना वो इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। उन्होंने मेरे को बताया कि कैंप में मैं आ रही हूँ और आपको वहां पर आना है। मैंने कहा हाँ ठीक है, पर मैं जब आगरा में उनका कैंप हुआ, मैं कैंप में नहीं गया, टू बी वेरी फ्रैंक। फर्स्ट डे निकल गया, उनके उस दिन लगभग मैं समझता हूँ कि 7-8 बार फोन आए होंगे। मैं जब भी उनका फोन आता मैं अपनी वाइफ को पकड़ा देता था फोन की, बोल दो कि अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। शाम को मेरी वाइफ ने मेरे को कहा कि आपके लिए इन्होंने सुबह से इतने ज्यादा फोन किए हैं, तो आप क्यों नहीं एक बार वहां चले जाते हैं। मैंने कहा अच्छा देखता हूँ, कल मैं शाम को देखता हूँ। दूसरे दिन भी शाम को मैं नहीं गया एक तरीके से, क्योंकि मेरे पास भी समय कम रहता था, जिम्मेदारियां बहुत थी, कंपनी की जिम्मेदारी बहुत थी। मैं क्योंकि आगरा में जब पोस्टिंग थी मेरी, तो मैं एज ए एरिया मैनेजर था, तो मेरे को भी समय नहीं मिल पाता था। मेरी वाइफ ने मेरे को एक बात ऐसी बोल दी, वो पता नहीं सच था या उन्होंने कैसे बोला, कि उन्होंने बोला इतनी बार इन्होंने फोन किया है और मैं समझती हूँ कैंप है तो उसमें कोई ना कोई टिकट भी होगा, तो आप ये क्यों नहीं जाते, उनका पैसा भी बर्बाद होगा और आप कैंप में जाइए। मेरी रश्मि जी से बात हुई, उन्होंने कहा आप आ जाइए। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं शाम के वक्त आऊंगा। तो होटल कलाक्षी राज में कैंप था, 5 स्टार होटल था ये। मैं अक्सर जाता रहता था, मेरे मीटिंग्स वगैरह वहीं होते थे, होटल कलाक्षी राज में। अब जब मैं वहां पर गया, जैसे मैंने एंट्री वहां पर ली, तो देखने का एक मतलब मेरे को कुछ शॉक जैसी एक पोजीशन मेरी होगी, मेरे को एक शॉक लगा। शॉक क्या था कि आगे की लाइन में आगरा के नामचीन कुछ डॉक्टर्स बैठे हुए थे जिनको मैं पर्सनली जानता था। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये डॉक्टर्स यहां पर बैठे क्यों हैं और ये डीएक्सन का इनसे क्या रिलेशन है, ये कैंप में क्या करने आए हैं, इसका मतलब ये डीएक्सन के बारे में जानते हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल शाम का प्रोग्राम मैंने अटेंड करा। उस समय वीके गुप्ता जी, जो कि बहुत बड़े लीडर हैं हमारे एमपी के, वो समय कुछ बोल रहे थे। मैं चुपचाप जाके पीछे बैठ गया। थोड़ी देर बाद मिसेस रश्मि जी से मेरी मुलाकात हुई। कहते आप आ गए, आप मिले नहीं मेरे को एकदम। मैंने कि मैं आके आगे, क्योंकि मैं एकदम आने के बाद उसमें मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मैं कहां पर आ गया हूं। तो पीछे जाके बैठा, मैं फिर भाभी जी को मिला। तो उन्होंने कहा अच्छा कैसा लगा आपको। मैंने कि मेरे को अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि उनकी जो स्पीच थी, अच्छी स्पीच दे रहे थे, अच्छा बोल रहे थे। मैं घर पर आ गया। आप विश्वास करेंगे, घर पे आने के बाद मैं पूरी रात भर मेरे दिमाग में यही चलता रहा कि ये डॉक्टर्स वहां क्या कर रहे थे। मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं दूसरे दिन फिर मैं गया, क्योंकि इनका लास्ट डे था उस दिन। लास्ट डे मैं जल्दी पहुंच गया, सुबह के वक्त ही मैं पहुंच गया। वक्त शायद 9, 9:30 का रहा होगा। मैं तुरंत रश्मि भाभी जी से मिला। उन्होंने मेरे को भरत जी से मिलवाया। वहीं पर मेरी सबसे पहली मुलाकात भरत जी से हुई थी। भरत जी को नमस्कार, एक बार फिर धन्यवाद देना चाहूंगा। भरत जी से मुलाकात हुई, मेरे को भरत जी के बारे में बताया। भरत जी के साथ पुनीत जी से मुलाकात हुई, और भी सारे लीडर्स थे वहां पे। मेरी सबसे धीरे धीरे उन्होंने मुलाकात कराई कि ये मेरे यहाँ टेनेंट थे इस तरीके से, और मैंने इनको प्रोडक्ट दिया है और इन्होंने भी कैंप ये यहाँ पे अटेंड करा है। ठीक है, उन्होंने भी मेरे को थोड़ा बहुत प्लान के बारे में, पहले जब भी मेरी फोन पे बात होती थी प्लान के बारे में बताती थी, पर बहुत ज्यादा मेरे को उसके बारे में इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि मेरा जॉब सही चल रहा था। बस एक मेरे को दिक्कत यही आ रही थी कि मेरे पास वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था। धीरे धीरे समय ये बीता जो, तो फिर मेरे को सबसे पहले प्लान बताया कि इसमें ये प्लान है, इस तरीके से वर्किंग है डीएक्सन की, और इसमें रहकर आप घर पर भी रह सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं, लोगों को हेल्दी भी बना सकते हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि हेल्दी बना सकते हैं, हेल्थ का काम तो डॉक्टर का है, क्योंकि यही पढ़ा, यही कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। जब इतना मैं सब देख चुका था वहां पर, और लोग भी मेरे को बड़े डिसेंट लग रहे थे सभी। एक लग जाता है ना कि कहीं आप गैदरिंग में जा रहे हैं, लोग कैसे हैं, तो उससे थोड़ा बहुत मालूम पड़ जाता है, और एम्बियंस कैसा है जिस जगह पे आप जा रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा कुछ मालूम पड़ जाता है कि जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हैं उसका प्रोफाइल कैसा है, क्या स्टैंडर्ड है, क्या है। इससे मेरे को थोड़ा सा लगा कि मैंने कहा कुछ ना कुछ तो है, जब इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो पुनीत जी ने मेरे को समझा रहे थे, तो मैंने डन कर दिया। और मैंने कहा देखो, मैं अपने नाम से तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता, क्योंकि मैं जॉब में हूँ,
आप एक काम करो, मेरी वाइफ के नाम से रजिस्ट्रेशन कर दो। तो उस समय 500 रुपीज लगते थे। 500 की बात मेरे लिए कोई बहुत बड़ी नहीं थी, क्योंकि भरपूर पैसा कमा रहा था। रजिस्ट्रेशन मैंने अपनी वाइफ के नाम से ले लिया। तो पुनीत जी ने मेरा फॉर्म भरा है, ये मेरे को अच्छी तरीके से ध्यान है। पुनीत जी को एक बार फिर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो घड़ी कितनी शुभ होगी कि जिस दिन मेरा आपने फॉर्म भरा। पुनीत जी को नमस्कार। जब मैं काम समझ रहा था तो मेरे बीच में एक सवाल आया मन में। मैंने कहा सर वो तो सब ठीक है, आप एक चीज बताइए, मेरे को प्रोडक्ट कहां से मिलेगा? अब एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ चुकी थी रजिस्ट्रेशन कराने के बाद। कह रहे आपको प्रोडक्ट स्टॉक पॉइंट से मिलेगा। मैंने कहा स्टॉक पॉइंट कहाँ है? तो आगरा में एक स्टॉक पॉइंट था इनका। जब मैंने वो जगह इनसे पूछी तो मैंने कहा सर मैं वहां नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत ही कंजेस्टेड जगह है वो। वहां का कुछ स्टॉक पॉइंट पे प्रोडक्ट की कुछ प्रॉब्लम चल रही होगी, जो भी है। तो एक अपॉर्चुनिटी इंटरनल इनके यहाँ पर बन रही थी कि इनको एक स्टॉक पॉइंट भी खोलना था। तो भरत जी वहां पर बैठे हुए थे। भरत जी ने एकदम कहा कि आप चाहें तो इसका स्टॉक पॉइंट भी ले सकते हैं। बस उनका ये कहना था कि मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा सर आप मेरे को ये बताइए स्टॉक पॉइंट के लिए फॉर्मेलिटीज क्या है? तो भरत जी मेरे को बोलते हैं फॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, आपको 1 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। अब 1 लाख की एकदम रकम मेरे लिए थोड़ा सा, मैंने कहा ठीक है मेरे को थोड़ा सा समय दो आप। मैंने वाइफ से वहीं से ही मैंने फोन पे मैंने वाइफ से बात करी। मैंने कहा प्रीति ऐसे ऐसे बात है और स्टॉक पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए 1 लाख रुपया चाहिए। काम तो मेरे को ठीक लग रहा है, ये कंपनी भी अच्छी लग रही है जितना मैंने समझा है। प्रीति ने कहा देखो ऐसा है कि मेडिकल प्रोफेशन में जो वर्क प्रेशर है आपके ऊपर और जो आप घर से दूर रहते हो, ये ज्यादा लंबे समय तक मेरे को नहीं लगता कि ये ज्यादा चलेगा। या तो आप कंपनी स्विच करो, और कंपनी भी अगर स्विच करते हैं तो सभी जगह प्रॉब्लम तो सेम ही है, कहीं कम है तो कहीं ज्यादा है। तो मैंने तुरंत भरत जी को बोला, मैंने भरत जी मेरा स्टॉक पॉइंट मैं लेने के लिए तैयार हूं, तो ठीक है हम आपका स्टॉक पॉइंट भी का फॉर्म भर देते हैं। तो भरत जी ने मेरा सेम डे मेरा स्टॉक पॉइंट का फॉर्म भी भरा। इसलिए एक बार फिर नमस्कार करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा भरत जी को कि मेरा स्टॉक पॉइंट भी उसी दिन फॉर्म भरा गया जिस दिन मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ। तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब मैं इस प्रोडक्ट को कैसे सेल करूं, कैसे लोगों को बताऊं, क्योंकि एमएलएम का जो मेरे को एक्सपीरियंस तो था नहीं बिल्कुल भी। जो भी नॉलेज मिली वो हमारे ग्रेट लीडर भरत गर्ग जी से, पुनीत जी से, जो उस कैंप में वहां मौजूद थे, उन्हीं से मेरे को ये मिली। तो एक आगरा में फेयर लग रहा था, होटल क्लाक्षी राज में वो फेयर था। तो मैंने कहा चलो यहाँ से ही शुरुआत करते हैं। तो मैंने वहां पर उस फेयर में एंट्री ली और अपना एक स्टॉल लगाया। उस स्टॉल में मेरे को सच पूछो मेरा, क्योंकि पहला पड़ाव था वो सेलिंग का, मेरे को वहां से निराशा हाथ लगी। क्यों लगी? क्योंकि 2 दिन स्पेंड करने के बाद वहां पर मेरा कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ, बल्कि मेरा कोको जी का 2 बॉक्स लगभग वहां टेस्ट कराने में जरूर खर्चा हो गया। पर मैंने वहां पे हिम्मत मैंने नहीं आ रही, मैंने कहा कोई बात नहीं, हर चीज की शुरुआत शुरू में ऐसी ही होती है। पर मेरे को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा था अपने ऊपर भी, और जिन लोगों से मैं मिला था उनसे भी, और जो डॉक्टर्सों को मैंने वहां पे देखा, क्योंकि वो एक ऐसी शख्सियत बैठे हुए थे वहां पे कुछ लोग कि जो वास्तव में समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब बारी थी कि प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से समझने की, क्योंकि फार्मा से जुड़ा हुआ था। तो सबसे पहले मैंने फार्मा में जो हम लोगों को बताया जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में फैब को जानिएगा। फैब का मतलब होता है एफ स्टैंड फीचर, ए स्टैंड एडवांटेज एंड बी स्टैंड बेनिफिट्स। तो मैंने फीचर, एडवांटेज एंड बेनिफिट्स प्रोडक्ट्स के, जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल हर तरफ से जहां से भी मेरे को इंफॉर्मेशन मिल सकती थी, जो भी मैं सुन रहा था या जो मैं देख रहा था, उसको मैंने उसमें शामिल करा। अब प्रोडक्ट की जानकारी और उनको यूज करवाना, अब ये मेरे लिए रोजमर्रा का काम हो गया था। मैं डेली रोज के रोज अपना एक मिशन बनाता कि मेरे को इतने लोगों से बात करनी है, मैं जिससे भी मिलूंगा उससे सबसे पहले डीएक्सएन के बारे में बात करूंगा, डीएक्सएन के बारे में पूछूंगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर मेरे को हासिल होगा, क्योंकि अब जॉब की भी मेरे को बहुत ज्यादा वो नहीं लग रही थी, क्योंकि मेरा एक, जैसे कहते हैं ना कि अब मेरा पैसा भी जा चुका था। इसी बीच एक घटना हुई हमारी स्पॉन्सर की। घटना क्या हुई कि मेरे को मालूम पड़ा कि मेरी स्पॉन्सर इंडिया को छोड़ के कनाडा जा रही है। मैं सोच रहा था कि अपने जॉब को क्विट कर दूंगा और एमएलएम सेक्टर में आ जाऊंगा। कंपनी अच्छी लग रही है मेरे को, प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ताकत है, कंपनी
कि मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के जो इन लोगों से मैं मिला हूं, जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो लोग मेरे को बहुत अच्छे लग रहे हैं, और जिन्होंने मेरे को स्पॉन्सर करा है, जिन्होंने मेरे को बताया है, वो इंडिया को छोड़ के जा रही हैं। तो थोड़ा सा मेरे लिए ये शॉक वाली न्यूज थी, परंतु मैं डटा रहा, जिसे कहना चाहिए, और मेरे अपने डिसीजन पे सोच रहा था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो ठीक है ना। पर फिर अंदर से वही आवाज आई कि डिसीजन हमेशा ठीक ही होते हैं जो समय पे लिए जाते हैं। परंतु उसी समय, वही पीरियड में, मेरे संकट मोचक ही मैं कहता हूं इनको, भरत गर्ग जी का फोन मेरे पास आता है कि वर्मा जी, आपको रश्मि रस्तों जी के बारे में मालूम पड़ गया होगा कि वो कनाडा जा चुकी हैं। अब आपको डीएक्सएन के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, किसी भी तरीके की, मार्केट से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी से रिलेटेड, कोई भी जानकारी चाहिए, आप मेरे को बेझिझक किसी भी समय पे फोन कर लीजिएगा। आप विश्वास करिएगा, वो समय, वो मोमेंट मेरे लिए इतना एक ऊर्जा दे गया, वो एक फोन कॉल मेरे को इतनी एक ऊर्जा दे गया कि मैंने कहा कि देखो, मेरे को बताया किसी ने, अब मेरे को उंगली मेरी कोई और पकड़ेगा, क्योंकि भरत जी से बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन मेरा नहीं था, केवल वहीं पे जो इंट्रोडक्शन था, एक बार मेरा मुलाकात और हुई थी, इससे ज्यादा उनका मेरा इंट्रोडक्शन नहीं था। कोई भी परेशानी आए तो आप मेरे को संपर्क करिएगा। मैंने जब भी भरत जी को फोन करा, चाहे वो सुबह हो, शाम हो या लेट आवर्स हो, भरत जी ने मेरे को रिप्लाई जरूर दिया, और रिप्लाई के साथ साथ मेरी जो प्रॉब्लम है उसको भी उन्होंने समझा, और उसका एक सॉल्यूशन मेरे को उन्होंने दिया कि आप ये नहीं है तो ये कर सकते हैं, ये नहीं है तो ये कर सकते हैं। तो उनकी गाइडेंस में मेरा स्टार एजेंट का जो लेवल था वो बहुत जल्दी अचीव मैंने कर लिया। सन 2012 में फिर एक और मोड आया, एक कंटेस्ट आया मलेशिया का, क्योंकि अब ये जो डायमंड का लेवल है, मेरे को ये मालूम था कि डायमंड के लेवल में पहुंच के कंपनी के अंदर हिस्सेदारी हो जाती है, हमारे को प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ ना कुछ उसका आता है। तो 2012 में एक मलेशिया का कंटेस्ट आया, मलेशिया ट्रिप। मेरे सामने फिर एक चैलेंज आया। वाइफ कहने लगी कि मैं अकेले नहीं जाऊंगी, क्योंकि आईडी वाइफ के नाम से थी। तो मैंने कहा आईडी तो आप ही के नाम से है, और अगर अचीव हम ये करते हैं, और हमें करना है ये अचीव, हर हाल में मलेशिया जाना है, कंपनी की यूनिट देखकर आनी है कि कैसी है। पर वाइफ ने ये शर्त मेरे सामने रख दी कि मैं अकेले 100% नहीं जाऊंगी। हमने फिर भरत जी को फोन करा। मैं, भरत जी, मेरे सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि ये जो ट्रिप आया है मलेशिया का, ये कैसे हम इसमें हस्बैंड वाइफ दोनों जा सकते हैं। तो भरत जी बड़ी जोर से हंसे और बोलने लगे, क्या भाभी अकेले नहीं जा सकती हैं? मैंने कहा जा तो सकती है, पर वो जाना नहीं चाहती। कह रहा है वर्मा जी, इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप 200% कर दीजिएगा तो आप दोनों चले जाएंगे। जो भी टारगेट है मलेशिया जाने का, आप 200% करिएगा तो आप दोनों चले जाएंगे। अब 200% थोड़ा सा मेरे को लगा कि हो भी सकता है अगर मैं प्लानिंग करूं, क्योंकि मेरा जो एजुकेशन है वो स्टैटिस्टिक्स से है, और स्टैटिस्टिक्स डेटा पे बहुत बड़ा काम कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी टीम का रिव्यू करा। रिव्यू करने के बाद फिर मैंने एक प्लानिंग करी इसकी कि मैं कैसे 200% को अचीव कर सकता हूं। यू बिलीव मी, मेरे को जैसे जैसे भरत गर्ग ने बताया कि आप इस तरीके से प्लानिंग करिएगा, ये प्रोडक्ट को और डालिएगा, इन लोगों को आप जोड़ सकते हैं, तो उस पीरियड में मेरी टीम के अंदर लॉयर्स भी आए जो हाईली एजुकेटेड है। हमारे डॉक्टर्स को भी मैंने उसमें जोड़ा, जो कि मैं पहले वो काम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डॉक्टर को डाइजेस्ट ही नहीं होता। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन या न्यूट्रासिकल्स प्रिपरेशन डॉक्टर इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि सारी जिंदगी उसने मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पढ़ा है, ड्रग्स के बारे में पढ़ा है, डोज के बारे में पढ़ा है, डिसीज के बारे में पढ़ा है। पर भरत जी ने मेरे को यही बोला कि जिन लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, उन लोगों को जाके ये बताइए। उन्होंने कुछ मेरे को साइट्स बताई, इस साइट्स के बारे में उनको बताइएगा, तो हो सकता है कि वो लोग इसके बारे में जाने, और उनको इस प्रोडक्ट को थोड़ा सा सैंपलिंग भी आप कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको टेस्ट के लिए दीजिएगा सैंपल के रूप में। मैंने उनकी बात को समझा और इस तरीके से मैंने काम किया। आप विश्वास करिएगा, बिफोर कंटेस्ट पीरियड मेरा 200% अचीवमेंट हो गया था, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था कि अब हम पहली बार एक फॉरेन ट्रिप करेंगे वाइफ के साथ, और मलेशिया जाएंगे, डीएक्सएन की कंपनी देखेंगे, डीएक्सएन की फैक्ट्री देखेंगे, और डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म से जाएंगे। उस पीरियड में मेरी टीम से भी मेरे 3 बंदे और गए, क्योंकि ये जो वर्किंग है, ये जो सेक्टर है मल्टी लेवल मार्केटिंग का,
ये ग्रुप का है, ये टीम का है। मेरी टीम अगर मजबूत है तो इसमें मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। और मेरे को इतनी खुशी हुई जब हम 5 लोग मलेशिया गए, मेरी टीम में वो डॉक्टर्स हैं, एक एस्ट्रोलॉजर गए। तो हमारा इस तरीके से फर्स्ट फॉरेन ट्रिप हुआ